अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? मैथ वाले टीचर की तरफ से एक दफ़ा मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज लेकर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है कि हम फर्स्ट ईयर की जो टेक्स्ट बुक है हमारी फिजिक्स की, उसमें से हम सिर्फ उन न्यूमेरिकल्स को जो सा है वो पढ़ रहे हैं और अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर मार्क कर रहे हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज हैं जो वाकई जो उनसे बोर्ड में रिपीट हो जाते हैं सिर्फ टेक्स्ट बुक से। तो ये इतना ज़्यादा कोई टेक्निकल भी नहीं होते और समझने के लिए भी आसान होते हैं। बस आपने उनको मार्क करना है और उनको याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज फ्रॉम अवर टेक्स्ट बुक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आ जाइए। आप आ जाइए पेज नंबर 49 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जरा कि the displacement is thus a change in the position of a body from its initial position to its final position। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है। तो इसकी बेस के ऊपर भी एक एक आधा एमसीक्यूज वो बन जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ठीक है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है वो डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी तो वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके समय कोई ना कोई एमसीक्यूज वो बना देता है। तो आगे चलिए, आगे है हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, ये देखिए जरा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नाउन एज वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे उसको चेंज भी कर सकता है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है तो हमारे पास वेलोसिटी है, लेकिन अगर डिस्टेंस है तो वो हमारे पास वेलोसिटी नहीं, वो हमारे पास स्पीड होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी हमारे पास एक हिडन एमसीक्यूज है। उसके बाद आगे आ जाइए, ये हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट्स, उसके बाद ये जरा साइड बॉक्स को देखिए फॉर योर इन्फॉर्मेशन वाला। यहाँ पर देखिए टिपिकल स्पीड्स लिखी हुई हैं। ठीक है, ये लाइट, रेडियो वेव्स, एक्सरेज, माइक्रोवेव्स इन वैक्यूम। ठीक है, और उसकी स्पीड्स कितनी है? स्टूडेंट्स वही स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ और यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो ये पूरा बॉक्स ही आपने याद करना है, लेकिन अगर चलें पूरा बॉक्स आप नहीं याद कर रहे तो मैं आपको जो उनसे है वो कुछ मार्क करवा देता हूँ। इसमें से कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। सबसे पहले यही आप लाइट और रेडियो वेव्स वाला जो है वो कीजिए। उसके बाद ये इनसे अर्थ अराउंड द सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मून अराउंड द अर्थ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये साउंड इन एयर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कमर्शियल जेट। ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये फ्लाइंग बी, ह्यूमन रनिंग, ह्यूमन स्विमिंग और वॉकिंग आर्ट। ये जो सा है वॉकिंग आर्ट, ये जो सा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं इसमें से, तो लिहाजा इनको आपने याद रखना। आगे आ जाइए। ठीक है, ये तो खैर हमारे पास डेफिनेशन ही है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। एक्सलरेशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सलरेशन। ठीक है, ये तो खैर एक महज डेफिनेशन है। उसके बाद आगे आ जाइए, ये एक्सलरेशन का फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है और ये इंस्टेंटेनियस का फार्मूला भी आप लोगों ने याद रखना है। आगे आ जाइए जी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो उनसे है वो एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा ये एक्सलरेशन वाला जो आपके पास अभी भी टॉपिक गुजरा है, इसके अंदर मैं ज़रा एक दो चीज़ें आपको समझा दूँ। ठीक है, ज़रा देखें इसमें वो क्या कह रहे हैं। इसमें एमसीक्यूज बनते हैं तो ये समझने वाली बात है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग, इट्स एक्सलरेशन इज पॉजिटिव। ये एमसीक्यूज है आपके पास। ठीक है, कि अगर आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो आपके पास एक्सलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। बट इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, द एक्सलरेशन इज नेगेटिव। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, और जरा देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट in equal interval of times, the body is said to have uniform acceleration. For a body moving with uniform acceleration, its average acceleration is equal to the instantaneous acceleration। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो इसमें से बन जाते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इनको आपने याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज है जो हमारे एग्जाम में आ जाते हैं फ्रॉम अवर टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो जरिए ज़रा देखिए, जहाँ से देखिए
अच्छा, वेलोसिटी की हम डेफिनेशन ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसलिए वेलोसिटी की डेफिनेशन को मैं दोबारा नहीं बता रहा। मैं सिर्फ जो इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं वो आपको बता रहा हूँ। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द कार इज कांस्टेंट, कि अगर हमारे पास एक कार है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कि जब हमारे पास कार जो है वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, तो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और जरा देखिए नीचे, देखिए व्हेन द कार मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कि अगर कार अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी तब क्या होगा? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन which rises the same height for equal interval of time। ये देखिए, ठीक है, इसकी वो बात कर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फिगर नंबर 3.4 जो है ये क्या है? ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, और 3.5 ये हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और जरा देखिए, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग द इंटरवल t इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कि एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक है, टाइम से टाइम इंटरवल टी में, वो क्या होता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जरा देखिए नीचे जो हमारे पास हिडन एमसीक्यूज है। व्हेन द कार मूव्स विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ कर्व। ये देखिए, ठीक है, कि अगर हमारे पास इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा तो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये देखिए, ये कर्व होगा। ये देखिए, जो हमारे पास ये ग्रीन लाइन है, ठीक है, ये जो हमारे पास कर्व लाइन है ग्रीन, ये हमारे पास इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसके बाद आगे आ जाइए। द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी डिटरमाइंड यूजिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, के एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस मूव किया है, उसको भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीन स्पेशल स्पेशल केसेस हैं जो हमने अभी अभी पढ़े। आगे आ जाइए। उसके बाद ये हमारे पास वही मशहूर मारूफ इक्वेशंस हैं जो आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, ये हमारे पास जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा हुआ है? ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये वो मशहूर मारूफ इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी टी, ये वो लिखा हुआ है, और यहाँ पे वी के बजाय वी एवरेज है। ठीक है, तो ये एस इज इक्वल टू वी लिखा हुआ है, तो इसे देखकर परेशान मत हो जाइए कि ये क्या है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, और जरा देखिए अच्छा, ये जो ये हमने ये जो चार इक्वेशंस है, तीन जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, और ये जो हमारे पास एक चौथी इक्वेशन है, ये भी बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। कि ये कब हमारे पास वैलिड होती है? ठीक है, कब हमारे पास यूजफुल होती है? ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि दीज इक्वेशंस आर यूजफुल ओनली फॉर लीनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कि एक तो हमारे पास मोशन जो है वो लीनियर मोशन होगी, और दूसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। तो ये दो कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई होना लाजमी है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तभी जो सा है ये हमारे पास चारों इक्वेशंस सेटिस्फाई होंगी, वैलिड होंगी उस कंडीशन के ऊपर। अदरवाइज ये इक्वेशंस वैलिड नहीं रहेंगी, ये इक्वेशन वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए। जरा देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑल ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल नियर द surface ऑफ अर्थ मूव टुवर्ड्स द अर्थ विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। This acceleration is known as acceleration due to gravity. It is denoted by the Greek letter g, and the average value near the Earth's surface is taken as 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in the downward direction। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आगे आ जाइए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ये कब पब्लिश हुए? ठीक है, 1687 में। ठीक है, ये जो हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, ये हमारे पास न्यूटन ने जो है वो अपनी बुक में प्रिंसिपिया में न्यूटन लॉज आर एक्यूरेट, यानी कि उसमें जो सा है न्यूटन लॉ को उन्होंने डिस्कस किया था। ठीक है, आगे आ जाइए। जरा देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट।
कि उसी बात को घुमाकर लिख दिया गया जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी। ठीक है, ये देखिए, द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसी बात को थोड़ा सा घुमा फिरा कर दोबारा बता दिया गया। जरा देखिए, आइए दोबारा पढ़ते हैं। ये देखिए, द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? तो ये भी, इसमें से भी हमारे पास एक एमसीक्यूज बन जाता है। उसके बाद आगे आ जाइए, जरा ये देखिए स्टूडेंट्स, नो बॉडी बिगाइंस टू मूव और कम्स टू रेस्ट ऑफ इट्स सेल्फ। किसने? अबू अली सीना ने ये बताया था हमें कि नो बॉडी बिगाइंस टू मूव और कम्स टू रेस्ट ऑफ इट्स सेल्फ। ठीक है, तो ये नाम जो है बाज़ एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो सा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे वो खुद वो बता रहा है कि दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट आप लोगों ने याद कर लेनी है, और ये एमसीक्यू है। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। कि हमारे पास जो मास होता है किसी बॉडी का, वो कौन सी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है? वो उसके इनर्शिया को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा उतना उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इनर्शिया ज्यादा क्या होता है? मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, कि हमारे पास अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। और अगर एक बॉडी जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो वो ऐसा करती रहेगी जब तक कि हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर इसी बात को हम जहन में रखते हुए अगर हम देखें कि हमारे पास कोई एक मैसिव बॉडी है जिसका मास बहुत ज्यादा है, वो मूव करती हुई आ रही है, ठीक है, तो सारी बात है, उसको रोकने के लिए आपको अच्छी खासी फोर्स चाहिए होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे दे रहा हूँ कि अगर आपका कोई फ्रेंड जो है वो बाईसाइकिल पे बैठकर आ रहा है, मूव करता हुआ आ रहा है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो सारी बात है आप उसके सामने खड़े होकर उसे रोक लेंगे, बिकॉज उसका मास कम है, तो इसका मतलब उसका इनर्शिया कम है। लेकिन अगर सामने से ट्रेन आ रही हो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो क्या आप उसे रोक लेंगे? कभी भी नहीं। क्यों? बिकॉज उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। मास ज्यादा है तो डेफिनेटली उसका इनर्शिया ज्यादा है, मास कम है तो डेफिनेटली उसका इनर्शिया कम है। तो इस वाली बात का, इस वाली स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इसको लाजमी मार्क कर लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर। आगे आ जाइए, कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी स्टेटमेंट जो है वो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है। तो ये देखिए, लिखा पहली लाइन में लिखा हुआ है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। कि हमारे पास मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। उसके बाद आगे आ जाइए, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, कि हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ मास एम एंड वेलोसिटी v इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है लीनियर मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं? द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसके यूनिट्स होते हैं। और इसके यूनिट्स को जो है बेसिकली ये न्यूटन सेकंड के हिसाब से भी, ऐसे न्यूटन इंटू सेकंड भी लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों, ये भी इसका यूनिट है लीनियर मोमेंटम का, और ये न्यूटन सेकंड भी लीनियर मोमेंटम का ही यूनिट है। आगे आ जाइए, कि मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसका क्या मतलब है? ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि डिफाइन द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? वही एफ इज इक्वल्स टू एम ए। कि हमारे पास रिलेशन क्या होता है, ये एमसीक्यूज बनता है, कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारे पास अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। जरा देखिए, आगे आ जाए। ठीक है, ये देखिए, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल्स द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, कि हमारे पास एफ इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स। और अगर सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा तब क्या होगा? ठीक है, वो हमारे पास इम्पल्स के इक्वल होगा। ठीक है,
सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास इम्पल्स के इक्वल होगा। ये हमारे पास इम्पल्स, ठीक है, ये हमारे पास इम्पल्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे आ जाइए। ये बड़ा स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, डू यू नो वाला। ठीक है, कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन माइट बी इनफ टू फ्रैक्चर यूर नेकेड स्कुल। ठीक है, कि अगर स्कुल कहते हैं, ये बेसिकली जो खोपड़ी होती है ना, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्कुल। ठीक है, और देखते हैं कि हमारा जो स्कूल है, ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास ये जो क्या कहते हैं बाल वगैरह हैं, ठीक है, उसके ऊपर खाल वगैरह है। तो बात कर रहा है कि अगर हमारा जो स्कूल है वो बिल्कुल नेकेड है, मतलब उसके ऊपर बाल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन की जो फोर्स है वो इनफ होगी, ठीक है, उसको जो है फ्रैक्चर करने की। ठीक है, लेकिन अगर उसके ऊपर जो सा है वो स्किन होगी और अगर हेयर होंगे, तब कितनी फोर्स चाहिए होगी, तब 50 न्यूटन फोर्स चाहिए होगी उसको फ्रैक्चर करने के लिए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि अगर हमारे पास बिल्कुल नेकेड स्कूल है, उसके ऊपर कोई स्किन या हेयर वगैरह नहीं है, तो कितनी फोर्स जो सा है वो इनफ होगी उसको फ्रैक्चर करने के लिए, ओनली 5 न्यूटन। बट अगर हमारा स्कूल जो है वो कवर्ड है किसी सॉरी स्किन वगैरह से और हेयर वगैरह से, तब हमें 5 के बजाय 50 न्यूटन फोर्स जो है रिक्वायर्ड होगी उसको फ्रैक्चर करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको ट्राई वगैरह मत कीजिएगा, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया है। उसके बाद आगे आ जाइए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है हमारे पास। ठीक है, तो ये बेसिकली शॉर्ट में आता है कि हमारे पास तो इसलिए इसको मैं जो सा है वो ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जा रहा, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। उसके बाद आगे आ जाइए। ठीक है, ये उसी की स्टेटमेंट है, तो याद करने वाली है। आगे आ जाइए। ठीक है जी, इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन। द a collision in which the kinetic energy of the system is not conserved is called inelastic collision। क्या ऐसा कोलिजन जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, सेम नहीं रहती बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, तो इसे हम क्या कहेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये कि हमारे पास उसमें उस वाले कोलिजन के अंदर इनइलास्टिक कोलिजन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस होती है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कि हमारे पास कोई ऐसा कोलिजन है कि इसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है जो सिस्टम की, वो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन सेम रहती है, तो उसे हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, जरा देखिए इस बात का क्या मतलब है कि इन द आइडियल केस व्हेन नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रही, ठीक है, लूज नहीं हो रही काइनेटिक एनर्जी जो है सिस्टम की बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन सेम है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम नहीं है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन सिस्टम की, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और दूसरी बात याद रखिए कि टोटल लीनियर मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है, सॉरी, टोटल लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की, वो इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों केसेस के अंदर सेम रहती है। ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम और टोटल टोटल एनर्जी। ठीक है, और याद रखिए टोटल एनर्जी जो होती है हमारे पास, टोटल एनर्जी वो हमारे पास सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ टोटल एनर्जी, टोटल लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की, चाहे वो कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, सेम रहती है। सिर्फ अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी, अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, आगे आ जाइए। तो ये आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो इसको आपने सारी बात है पूरी ड्राइव करना है। स्पेशल केसेस इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट है, थोड़े से नहीं काफी इंपॉर्टेंट। आगे आ जाइए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो स्पेशल केसेस है, इसके रिजल्ट को वो एमसीक्यूज में दे सकता है। ठीक है, ये याद रखिए कि हमारे पास जो फर्स्ट केस है, जब हमारे पास वेलोसिटीज जो है वो इंटरचेंज हो जाती हैं, तो वो ये पूछ सकता है कि हमारे पास वेलोसिटीज जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी कब, जब हमारे पास मैसेज सेम होंगे। ठीक है, जो हमने फर्स्ट केस जो आप लोगों ने ड्राइव किया हुआ होगा, जारी बात है टीचर ने आप लोगों को ड्राइव करवाया होगा। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने जो फर्स्ट केस सॉल्व किया था, तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास कोलिजन के बाद वेलोसिटीज जो है वो इंटरचेंज हो गई। ठीक है, तो क्या है कि वेलोसिटीज जो है वो बॉल्स की इंटरचेंज होगी कब, जब हमारे पास मासेस सेम रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और केस टू में हमारे पास क्या हुआ था, ठीक है, कि केस टू में हमारे पास वहां भी वेलोसिटीज क्या हो गई थी, इंटरचेंज हो गई। ठीक है, उसके बाद व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट, कि अगर हमारे पास एक लाइट बॉडी जो है वो जाकर किसी मैसिव बॉडी से टकराती है, तब क्या होता है,
तो मैसिव बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहती है, ठीक है, जबकि जो हमारे पास लाइटर बॉडी जो जाके कोलाइड करती है वो वापस आ जाती है। तो ये देखिए, ठीक है, v1 प्राइम यानी कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो -v1 उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन साइन बता रहा है कि अब वेलोसिटी ऑपोजिट है। और देखिए v2 प्राइम जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, जो मैसिव ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी बदसूर, ठीक है, 0 ही रही, ठीक है। और हमारे पास जो फोर्थ केस है उसमें क्या हुआ था कि हमारे पास एक हैवी बॉडी जो है वो आकर किसी लाइटर बॉडी से कोलाइड करती है, जो कि लाइटर बॉडी होती है वो रेस्ट में होती है। तो हमारे पास जो मैसिव बॉडी होती है वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहती है, लेकिन जो हमारे पास लाइट बॉडी होती है वो डबल वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो ये रिजल्ट जो है इनकी बेसिस के ऊपर वो एमसीक्यूज बना सकता है। आगे आ जाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो है, इसको एक नजर जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस, ठीक है, इसको भी जो है वो एक नजर देख लीजिएगा। उसके बाद रॉकेट रिपल्जन, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि जरा देखिए वो क्या होता है, ठीक है। तो जरा देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। जरा देखिए कि हमारे पास सबसे पहली बात ये जो पहला एमसीक्यूज आ रहा है कि a rocket carries its own fuel in the form of a liquid or solid hydrogen and oxygen। ये जो रॉकेट का जो फ्यूल होता है वो किस फॉर्म में होता है, ठीक है। रॉकेट का जो फ्यूल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमारे पास रॉकेट का फ्यूल होता है, ये स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे आ जाइए। अ टिपिकल रॉकेट कंज्यूम्स अबाउट 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड ऑफ फ्यूल, ठीक है। एक टिपिकल रॉकेट जो होता है वो हमारे पास 10,000 किलोग्राम पर सेकंड के हिसाब से फ्यूल को कंज्यूम करता है। और जारी बात है जब वो फ्यूल को कंज्यूम कर रहा है तो देखिए जरा गैसेस भी तो निकल रही हैं, तो इनकी हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, जरा देखिए। एंड इजेक्ट द बर्न्ड गैसेस एट द स्पीड ऑफ ओवर 4,000 मीटर पर सेकेंड। जो हमारे पास जो गैसेस निकल रही होती है उनकी स्पीड जो होती है वो 4,000 मीटर पर सेकेंड की होती है, ठीक है, 4,000 मीटर पर सेकेंड। और जरा देखिए, मोर देन 80% ऑफ द लॉन्च मास ऑफ द रॉकेट कंसिस्ट ऑफ फ्यूल ओनली, ठीक है। कि हमारे पास जो एक रॉकेट होता है उसका 80% जो मास होता है वो उसका फ्यूल होता है, बाकी 20% मास जो होता है उसके ऊपर उसके दूसरे कंपोनेंट होते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद आगे आ जाइए, प्रोजेक्टाइल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन को बेसिकली हम जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो ज़रा इसको भी जो सा एक नज़र आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। ये हमारे पास जो सा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें जो सा है आप लोगों ने सारी, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसका फार्मूला, अच्छा ये फार्मूलाज जो है ये आप लोगों ने याद रखना है, ये बाज़ों का शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं और बाज़ों का एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं। कि हमारे पास जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो हमारे पास ये है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो ये है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो हमारे पास ये है, ठीक है। और रेंज जो है वो मैक्सिमम कब हो जाएगी, जब हमारे पास ये साइन 2 थीटा हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के, तो हमारे पास रेंज जो है वो उसे हम कह देंगे कि ये मैक्सिमम हो गई है। आर मैक्सिमम हमारे पास हो जाएगा VI² / G, ठीक है। तो ये फार्मूलाज जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और याद रखिए कि हमारे पास रेंज जो है वो मैक्सिमम कब होती है, जब हमारे पास एंगल 45 डिग्री का हो, ठीक है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, ठीक है। रेंज हमारे पास मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास एंगल 45 डिग्री का होगा। तो जरा देखिए, ये देखिए कि 30 डिग्री पे ये रेंज है, ठीक है। 60 डिग्री पे हमारे पास बेसिकली हाइट थोड़ी सी बढ़ गई लेकिन रेंज उतनी है। 45 डिग्री पे हमारे पास हाइट जो है वो मीडियम है लेकिन देखिए रेंज बढ़ गई। 45 डिग्री के ऊपर हमारे पास रेंज मैक्सिमम होती है प्रोजेक्टाइल की। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि हमारे पास पेयर्स ऑफ एंगल दिया होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सा है वो 35 है और 55 है एंगल, ठीक है। एक ये पेयर है, दूसरा उसने दे दिया कि हमारे पास 25 है और 55 डिग्री है, 25 डिग्री और 55 डिग्री। एक है हमारे पास 50 डिग्री है और 40 डिग्री है, ठीक है। चौथा ले लें, आपके पास 40 डिग्री है और 60 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे मतलब कोई से 4 पेयर दिए होंगे और आपसे पूछेगा वो कि कौन से मतलब जो सा है वो एंगल्स के ऊपर हमारे पास जो सा है वो प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो सेम होगी, कौन कौन से एंगल्स के ऊपर, 35 55, 25 55, 50 40 पे या 40 60 पे, ठीक है। ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है और ये पेयर है, बताइए जरा किसके ऊपर मैक्सिमम होगी। तो ये मैं आसान तरीका आपको बता देता हूँ, देखिए
हमारे पास रेंज जो है वो मैक्सिमम कितने डिग्री के ऊपर होती है, 45 डिग्री के ऊपर। अब अगर आप लोगों ने रेंज को जो सा इक्वल करना है दो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, उसका तरीकाकार स्टूडेंट्स ये होता है कि जितना जितने डिग्री आप 45 में ऐड कर रहे हैं उतने डिग्री आप 45 में से सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप निकाल रहे हैं 10 का डिफरेंस, 45 में आपने 10 को ऐड किया, कितना हो गया 55 डिग्री, और 45 में से आपने 10 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना हो गया 35 डिग्री। तो 35 डिग्री और 55 डिग्री, इन दो के ऊपर आपके पास रेंज जो है वो इक्वल रहेगी, ये वाला। ठीक है, अगर आप बेसिकली 15 का डिफरेंस ला रहे हैं तो 45 प्लस 15 कितना हो गया 60 डिग्री, और 45 प्लस -15 कितना हो गया 30 डिग्री। तो 30 पे और 60 पे आपके पास रेंज जो है वो इक्वल रहेगी। 20 का ले लें, ठीक है, 45 प्लस 20 कितना हो गया 65, 45 माइनस 20 कितना हो गया 25, 25 डिग्री पे और 65 डिग्री पे हमारे पास रेंज इक्वल रहेगी। तो ये एक छोटा सा शॉर्टकट बताया, यूं समझे, एक मैंने आपको टिप दी है कि आप फॉरन फिंगर टिप्स के ऊपर आप वो जो एंगल्स का पेयर आपको गिवन है कि कौन किस पेयर के ऊपर जो है वो प्रोजेक्टाइल की रेंज जो है वो सेम रहेगी, आप इंस्टेंटली जो है उसको कर सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? उसके बाद आ जाए एप्लीकेशन टू द प्लास्टिक मिसाइल्स के ऊपर। ठीक है, जरा देखिए, एन अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इज कॉल्ड अ प्लास्टिक मिसाइल। के प्लास्टिक मिसाइल इसके कैसे किसे कहते हैं कि हमारे पास प्लास्टिक मिसाइल जो होता है वो हमारे पास अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल होता है, और वो पाथ जो हमारे पास प्लास्टिक मिसाइल फॉलो करता है उसे हम कहते हैं प्लास्टिक ट्रैजेक्टरी, एंड द पाथ फॉलोड बाय इट इट मींस प्लास्टिक मिसाइल की बात हो रही है, इज कॉल्ड प्लास्टिक ट्रैजेक्टरी। ठीक है, तो उसके बाद आ जाइए। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं कि हमारे पास जो है वो, देखिए, ठीक है, फॉर शॉर्ट रेंजेस एंड फ्लैट अर्थ अप्रोक्सीमेशन द ट्रैजेक्टरी इज parabolic, बट द ड्रैगलेस प्लास्टिक ट्रैजेक्टरी, सर इसको मैं इसकी बात में बाद में करता हूँ, कि अगर हमारे पास जो शॉर्ट रेंज, ठीक है, शॉर्ट रेंजेस और फ्लैट अर्थ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अर्थ हमें पता है हमारे पास स्फेरिकल होती है, अगर हम शॉर्ट रेंज की बात कर रहे हैं, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास शॉर्ट रेंज है, ये सही बना तो नहीं है, मैं दोबारा बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास शॉर्ट रेंज है, ये देखिए ये शॉर्ट रेंज है, तो देखिए इतनी सी रेंज के लिए हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारे पास जो अर्थ है वो हमारे पास फ्लैट है, बिल्कुल बिल्कुल सीधी है। ठीक है, देखिए, और आप अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो बल्कि 9th 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास ये जो ये शेप होती है इसे हम क्या कहते हैं, पाराबोला, पाराबोला हम इसे कहते हैं। ठीक है, फॉर शॉर्ट रेंजेस, एक तो शॉर्ट रेंजेस और फ्लैट अर्थ के लिए हमारे पास जो ट्रैजेक्टरी होती है वो क्या होती है, वो पैराबोलिक होती है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और फॉर लॉन्ग रेंजेस जरा देख लीजिए, फॉर लॉन्ग रेंजेस, आपको एग्जांपल मैं रेंज बढ़ा रहा हूँ, ये हो गई, सॉरी दोबारा बना देता हूँ मैं इसको, ये हो गई हमारे पास लॉन्ग रेंज, ये भी दोबारा अजीब से बनी है, बस अब ऐसे ही है, इसको गुजारा कर लें, ये हमारे पास हो गई लॉन्ग रेंज। तो देखिए हमारे पास अच्छा खासा कर्वेचर आ गया, यानी कि यूं कह लें हम कि अब हमारे पास जो अर्थ है वो स्फेरिकल हो। तो नंबर 2, फॉर लॉन्ग रेंजेस और फॉर स्फेरिकल अर्थ शुड एक्चुअली बी इलेप्टिकल, कि हमारे पास क्या होगा, प्लास्टिक ट्रेजेक्टरी की वो बात कर रहा है कि फॉर लॉन्ग रेंजेस एंड फॉर स्फेरिकल अर्थ जो प्लास्टिक ट्रेजेक्टरी है शुड बी इलेप्टिकल, वो हमारे पास इलेप्टिकल हो जाएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट दो बातें थी, ये मैंने आपको मार्क करवाई हैं, तो लिहाजा इनको आप मार्क कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे आ जाइए, और हमारा ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये ख़त्म हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये जो आपको मार्क करवाए गए हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छा इसमें से ये जो क्वेश्चन में से जो हमारे पास एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है, ये 3.4, इसमें से क्वेश्चन नंबर जो 3.4 है, ठीक है, ये जो उनसे बड़ा इसमें से एमसीक्यूज बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए, ठीक है, ये 3.6 में से भी जो है वो एमसीक्यूज बनते हैं, बेसिकली 5 इसके केसेस हैं, लिहाजा इनको भी आपने एमसीक्यूज के रिस्पेक्टिव आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये वही एमसीक्यूज है, ठीक है, तो इसमें आपने प्रूव करना है उसको। ठीक है,
तो ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3.13 जो है, ठीक है, इसमें जो सा है वो आप लोगों ने, इसको भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के रिस्पेक्टिव देख लेना है कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल की मिनिमम स्पीड कहाँ पर होती है और मैक्सिमम स्पीड्स कहाँ कहाँ पर होती है, तो ये उसके रिस्पेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आ जाइए, ठीक है, ये भी बातों का एमसीक्यूज बन जाते हैं, तो लिहाजा इनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जितना आपको बताया है तो इनको आप लोगों ने, उम्मीद है साथ साथ आप लोग मार्क भी करते गए होंगे। ठीक है, तो इनको साथ साथ आप याद भी करते जाइए, करते रहिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको वो सारी चीज़ों को सिर्फ रिवाइज करना पड़े, याद ना करना पड़े। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो उनसे है, एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, भरपूर तैयारी कीजिए, और किसी भी किस्म की अगर आपको एमसीक्यू के रिस्पेक्टिव कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लाजमी आप डिस्कस कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।